हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है एक नए अध्याय के साथ। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके साइंस के अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, सबके गुणों के बारे में जानेंगे कि अम्ल किसको कब क्या अम्ल क्यों बोलते हैं, कोई पदार्थ को क्षारक क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, आज उसी को क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपका अध्याय 2 है, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये आपके पास चैप्टर रहा। पहले देखिए, पॉइंट के फॉर्म में आपको पहले समझा देते हैं अम्ल क्या है। पहला सवाल आता है, तो आपके अगल बगल कोई भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा है, जहां स्वाद में कोई भी पदार्थ खट्टा लगा वह अम्ल है। तो देखिए, अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब नीला लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक तरह का सूचक होता है, सूचना देने का काम करता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षारक है। तो क्षारक अगर है तो क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, और अगर अम्ल है तो नीले को लाल करेगा। ट्रिक कैसे ध्यान में रखिएगा, अगर कोई आदमी है, अम्ल को आसान भाषा में बोला जाता है तेजाब। अगर कोई आदमी है, उसके ऊपर तेजाब फेंक देते तो आपको प्यार से तो बात नहीं करेगा, गुस्से से पहले लाल हो जाएगा। बिल्कुल वही हाल है। अगर यहाँ नीला लिटमस पत्र है तो नीला को ये क्या कर देगा, लाल को कुछ नहीं करेगा, नीला को लाल करेगा। लाल है तो उसको कैसे फिर रूप चेंज कर सकता है, उसका रंग वैसा ही रहेगा। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, अम्ल। फिर अगला देखिए, जलीय विलयन में सूखा हुआ नहीं, अगर कोई अम्लीय गुण है और पूरा सूखा हुआ है और अगर उसमें चाह रहे कि आयन दे तो आयन नहीं देगा। कब आयन देगा, जब वो जल में घुलल रहेगा। कोई भी अम्ल, अगर तेजाब अम्ल है या कोई भी तेजाब है या एसिड है, अगर वो जल में घुला हुआ तो ही H+ आयन देगा, और H+ आयन देगा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप नीला लिटमस पत्र लिए, कोई अम्ल लिए जो शुष्क है, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ। अगर कोई शुष्क है, शुष्क मतलब सूखा हुआ, और उसको अगर पानी में या अगर नीले लिटमस पत्र के ऊपर रख देते हैं तो नीला लिटमस पत्र का रंग बदलेगा नहीं, जब तक वो अम्ल को हम लोग गीला ना करें या नीले लिटमस पत्र को गीला ना करें। किसी एक को जलीय बनना पड़ेगा आयन होने के लिए। तो जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। और जलीय विलयन में जल में घुलल रहेगा, उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, विद्युत धारा को जाने देता है। इसलिए देखिएगा, आपके घर में अगर इन्वर्टर बैटरी होगा तो उसमें जो होता है वो पानी तेजाब के रूप में बदल जाता है, क्योंकि वो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। अब देखिए, हम बात करते हैं ये अम्ल का हो गया। ये जितना भी पॉइंट यहाँ पे देखें इस बॉक्स में, ये सारा का सारा किसका गुण हो गया, अम्ल का। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्षारक का, कि क्षारक क्या होता है। तो देखिए, क्षारक को हम लोग लिख के देखते हैं कि क्या क्षारक क्या होता है। तो देखिए, क्षारक के बारे में बात करें तो पहला चीज, ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, या लाल को नीला कर देता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये देखिए, नीले को लाल करेगा, अम्ल है नीला को लाल करेगा, लेकिन ये क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और ये जलीय विलयन में, ये जैसे ये जलीय विलयन में कौन अम्ल H+ आयन देता था, ये जलीय विलयन में OH+ आयन देगा। कौन सा आयन, OH+ आयन, OH+ आयन। आप इसका सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, H+ आयन देगा, ये OH+ आयन देगा, OH, है ना। और ये जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहित करता नहीं है, ये जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करता नहीं है, सॉरी। देखिए, ये जलीय विलयन, अगर इसको जल में घोल दें, है ना, तो जलीय विलयन में और उसमें करंट डाल दें, अगर कोई भी क्षारक है, अगर जल में घोल कर उसमें करंट डाले तो यहाँ से वहाँ करंट को जाने देगा नहीं। तो सिर्फ करंट को कौन प्रवाहित करता है, प्रवाहित यहाँ से वहाँ जाने देता है अम्ल। क्षारक ऐसा करता नहीं, जैसे इसका एक अपोजिट होता है। ये स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा का मतलब तीता। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये लाल को नीला कर देता है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ये जलीय विलयन में OH+ आयन देता है। यह जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, ये जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता नहीं है। अब देखिए, हम लोग इसमें मेन क्या क्या देखने जा रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल के भौतिक गुण देखेंगे, अम्ल के रासायनिक गुण देखेंगे इस चैप्टर में। अम्ल का भौतिक गुण क्या है, अब वो बोलिए भौतिक गुण क्या होता है, तो वैसा गुण जो देख सकते हैं हम लोग, आराम से उसको टच कर सकते हैं। रासायनिक गुण क्या होता है, जो पूरा गुण ही चेंज कर दे। अगर किसी अवस्था में चेंज हो रहा है तो भौतिक गुण। अगर कोई पूरा गुण ही अपना चेंज कर दे रहा कोई भी पदार्थ, तो उस गुण को बोलेंगे रासायनिक गुण। तो देखिए, अम्ल के भौतिक गुण देखेंगे, अम्ल के रासायनिक गुण देखेंगे, उसी तरह क्षार के भौतिक गुण देखेंगे
और क्षार के रासायनिक गुण देखेंगे, दोनों एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले अम्ल के बारे में बात करेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या है या रासायनिक गुण क्या है। हाइलाइटर का यूज करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो। देखिए अगर हम इसका बात करते हैं कैसे क्या है या नहीं है, तो आसान भाषा देखिए कि धातु कैसे काम करता है या नहीं करता है, ये शॉर्ट पॉइंट में हो गया। शॉर्ट पॉइंट में बताने के लिए पहले समझिएगा, आगे और अच्छे से डिस्कस किया गया। जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है, जब भी धातु का मतलब क्या होता है, वैसा कोई भी पदार्थ जो अपने से करंट को जाने देता है या अपने से करंट को बहने देता है। जैसे धातु आपके पास एल्युमिनियम है, लोहा है, सब क्या है, धातु है ना, जिंक है। तो धातु के साथ अगर जब भी अम्ल अभिक्रिया करता है तो H2 निष्कासित करता है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आपके कंपटीशन में कभी पूछ देगा कि बताइए कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब धातु कार्बोनेट, अब बोलिए धातु कार्बोनेट क्या होता है। कोई भी धातु है, तो देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, रेड से ही लिख देते हैं। यह साइड देखिएगा, यह धातु कार्बोनेट, धातु की जगह हम अगर सोडियम लेते हैं और उसके साथ सोडियम का क्या होता है आप जानते हैं, Na, और कार्बोनेट का CO3। ठीक है। तो देखिए यहाँ कार्बोनेट है इसके साथ, लेकिन धातु कौन सा है, सोडियम। तो अगर कोई भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप बोलिए धातु कार्बोनेट तो समझ में आ गया कि कोई भी CO3 कोई भी धातु का आगे पीछे लगल होगा तो कार्बोनेट बनेगा। जैसे एल्युमिनियम, तो ये L लग गया, CO3 तो एल्युमिनियम कार्बोनेट। लेकिन धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, तो देखिए बिल्कुल सेम वही है, कार्बोनेट रहेगा, धातु भी रहेगा, बीच में हाइड्रोजन रहेगा, या इसको बाई कार्बोनेट बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सोडियम है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है सोडियम। अब कार्बोनेट रहेगा लास्ट में, लेकिन बीच में क्या रहेगा, हाइड्रोजन, तो NaHCO3, NaHCO3। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर इसके साथ अगर ये इस तरह अगर ये एक साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, या तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन साथ साथ में कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान में रखिएगा, पूछ देगा कि धातु कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट कैसे, CO2 निकलने का कारण क्या है, CO3 है। तो जब अभिक्रिया किया अम्ल के साथ तो या तो क्या निकालेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ धातु ऑक्साइड, अब बोलिए धातु ऑक्साइड क्या होता है, तो जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर दिया तो क्या बना दिया, धातु ऑक्साइड, तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड है ना। तो सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। अगर कोई भी सोडियम ऑक्साइड या कोई भी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड का मतलब धातु की जगह कुछ भी आ सकता है, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। बोलिए लवण क्यों बनाता है, तो धातु ऑक्साइड आप ज्यादातर पढ़िएगा आगे चल के कि धातु ऑक्साइड खुद एक कैसा गुण का होता है, तो आप लोग को पता होगा कि धातु ऑक्साइड क्षारीय गुण का होता है। कौन सा गुण का होता है, क्षारीय। और जब भी क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ना अम्ल रहता है ना क्षारक रहता है, वो कैसा हो जाता है, लवण बन जाता है। और लवण के साथ क्या बनता है, जल। तो ध्यान में रखिएगा कि धातु ऑक्साइड जितना भी है, जैसे आपके अगल बगल जितने भी लोहा जो भी लोहा एल्युमिनियम जो भी पड़ल है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लिया है, और जब भी उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण करेगा, लवण, और साथ में किसका निर्माण करेगा, जल का। ठीक है। लवण क्या होता है, आसान भाषा में समझिए, यहाँ पे लिख दिए आपके लिए नोट करके, है ना। लवण क्या है, तो इसको पहले मिटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। लवण क्या है, तो लवण अगर बढ़िया से देखिएगा तो लवण क्या है, तो दी गई दशाओं में कोई भी कंडीशन में जब कोई भी अम्ल है और क्षार मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण। तो लवण क्या है, तो पूछेगा लवण से क्या समझते हैं, तो बोलेंगे जब अम्ल और क्षारक एक साथ मिलाया जाता है तो उस दशा में या उस स्थिति में किसका निर्माण होता है, लवण का। तो लवण कैसे बनता है, जब अम्ल और क्षार को एक साथ मिला देंगे तो ना अम्ल रहेगा ना क्षारक रहेगा, किसका निर्माण हो जाएगा, लवण का। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिए लवण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे कि जैसे साधारण नमक, जो आप घर में नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड है ना, तो वो भी लवण का एक प्रकार है, वो लवण में आता है। तो जैसा कभी कभी पूछ देता है साधारण नमक का फॉर्मूला बताइए, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ऐसे होता है। देखिए क्षार के बारे में बात करते हैं। क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये भी कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस निकालता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस निकालता है। लेकिन
क्षार जो है अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। बोले अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है? क्षार खुद क्षारीय गुण का है और कोई भी अम्लीय ऑक्साइड है अम्ल गुण का, दोनों एक साथ मिल जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? लवण का। ठीक है। और अम्ल, क्षारक और लवण, अम्ल, क्षार और लवण पीएच स्केल के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पीएच स्केल क्या होता है? जैसे आपके पास एक इंच होता है, ऐसे आपके पास इंच होता है तो इंच में आपके पास नंबर दर्शाया हुआ रहता है ना। कहाँ से? 0 से लेके आपके पास जो भी है 14, 15, तो यहाँ पे रहता है 14 तक। पीएच स्केल में कितना तक रहता है? 14 तक, है ना। पीएच को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, पीएच स्केल को पी एकदम छोटा सा और एच ऐसे लिखा जाता है ना। पीएच स्केल, पीएच स्केल के आधार पे हम लोग कोई बता सकते हैं कि अम्ल है तो कितना प्रबल अम्ल है और कोई अम्ल है तो कितना कमजोर है, कोई बहुत मजबूत है, कोई बहुत कमजोर है, तो किस गुण पे, तो हम लोग यही देखेंगे पीएच स्केल के आधार पे। देखिए पीएच स्केल आपको आगे देखने को मिल जाएगा, सॉरी धीरे धीरे दिख रहा होगा, इस तरह पीएच स्केल, ये पीएच स्केल है, बीच में 7 होता है। इधर चलिएगा, जितना इधर की ओर जाइएगा उतना H प्लस आयन बढ़ेगा, इसका मतलब H प्लस आयन जितना बढ़ेगा, देखिए जूम कर देते हैं आपको समझना आसान होगा, है ना। देखिए इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे, दिख रहा है आप लोगों को। अगर 0 से लेके कहाँ तक रहता है इसका? 14 तक। ठीक है। अगर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रहा है, H प्लस आयन की अगर सांद्रता बढ़ रहा है तो उतना अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। अगर H प्लस आयन जितना बढ़ रहा है तो देखिए इधर H प्लस आयन बढ़ते हुए दिख रहा है आपको, ये जो रंग दिखाई दे रहा है H प्लस आयन क्या हो रहा है? बढ़ते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब इधर अम्लीय गुण ज्यादा है। अगर इधर में कोई आ रहा कोई पदार्थ तो उसमें अम्लीय गुण ज्यादा है। और अगर 7 से कम जा रहा है, अगर 7 से कम है अम्लीय गुण, अगर 7 है तो उदासीन है, मतलब ना अम्लीय है ना क्षारीय है, वो लवणीय हो जाएगा। मतलब आसान भाषा में बोले तो वो उदासीन हो जाएगा, ना अम्ल का गुण का रहेगा ना क्षारीय गुण का रहेगा। तो जितना H प्लस आयन बढ़ेगा वो अम्लीय गुण का, और जितना H प्लस आयन घटेगा वो क्षारीय गुण का। देखिए इधर H प्लस आयन बढ़ रहा है, लेकिन देखिए उधर की ओर चलिएगा तो देखिए घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और बहुत घट के एकदम ऊपर पहुंच गया। तो इसमें H प्लस आयन घट रहा है और क्या इसमें बढ़ रहा है? OH क्या बढ़ रहा है? OH, और OH जितना बढ़ेगा तो क्षारीय का पहचान है, OH जहाँ आ गया वो क्षारीय, और जहाँ H प्लस आयन आ गया वो अम्लीय। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग का एग्जाम्पल अगल बगल देखने को मिलेगा। इस तरह इसी को बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का किसका प्रकार है? लवण के, जितना भी है लवण का, भी एक एक करके पढ़ेंगे, सब आएगा। साधारण नमक क्या है, इसका कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या होता है, सब देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, धवन सोडा क्या होता है, धवन मतलब वॉशिंग सोडा। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनता है, हम लोग सब एक एक चीज को बनाने सीखेंगे। आपको हम खुद हाथ से लिख के दिखाएंगे कैसे बनता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। इससे हमेशा सवाल पूछता है 3 नंबर का। जिप्सम क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला, जैसे विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिलाते हैं, क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर देखिए बेकिंग सोडा का क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का। फिर धवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। और देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना है, तो कैसे बना है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में, डाइहाइड्रेट को जब हम ऐसे तोड़े हैं तो पानी का अणु टूटने के कारण क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ होता है। देखिए जिप्सम का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जब हम और पानी का अणु मिला देते इतना, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है। कैसे बना नहीं बना, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये जिप्सम है। जिप्सम को जब हम उसमें पानी का अणु को तोड़ते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और उल्टा अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी का अणु जितना तोड़े उतना मिला देते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है? फिर जिप्सम। देखिए जिप्सम है कैसे बना। फिर देखिए धवन सोडा कैसे बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट में डेकाहाइड्रेट, मतलब इतना पानी का 10 अणु मिलाते हैं तो हम लोग के पास बनता है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा क्या है? तो सोडियम क्लोराइड में जब हम जल को मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और NH3 को, क्या बन जाता है? ये हम लोग का मेन है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको आसान भाषा में बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन को बाई पढ़ा जाता है। तो देखिए ये अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, इतना पूरा प्रेशर नहीं लेना है कि कैसे करेंगे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, खाली फॉर्मूला पे फॉर्मूला है। आपको इतना आसान लगेगा चैप्टर, बस आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए आप समझते चलिए एकदम एक एक डिटेल करके। अम्ल के बारे में पहले बात करते हैं। अम्ल के बारे में, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। तो अम्ल क्या होता है? अभी ऊपर में भी पढ़े कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ये स्वाद में कैसे होते हैं बाबू? खट्टे, है ना। आप लोग ध्यान में इसको, सॉरी यहाँ पे आप लोग ध्यान से इसको देखते चलिए। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। ये नीले लिटमस को, एक पेपर होता है जैसे आपके पास स्टिकी नोट होता है, छोटा छोटा डायरी टाइप का, तो पत्र टाइप का होता है, नीला कलर का होता है,
वो नीले को क्या कर देता है, लाल। ये जलीय विलयन में आपको ऊपर में बता दिए कौन सा आयन छोड़ता है, H+ आयन छोड़ता है। एसिड शब्द है एक लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा। जो एसिड शब्द लिया गया एक लैटिन शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा। चलिए आपको अंडरलाइन करके पढ़ाते हैं, आसान होगा उससे समझाना, आप दिखेगा दिखेगा। देखिए प्रबल का अम्ल का मतलब होता है वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जो बहुत मजबूत, प्रबल, ठीक है। प्रबल, प्रबल अम्ल मतलब हाथ में पड़ेगा और आपके शरीर में कहीं पड़ेगा तो हाथ शरीर को जला देगा, उसको प्रबल अम्ल बोलते हैं। प्रबल, बहुत बल होता है, प्रबल, प्रबल, बल में बहुत ज्यादा, है ना। जैसे कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, है ना। अब दुर्बल क्या होता है, तो वैसा अम्ल जो बल में कमजोर हो, बल में कैसा हो, कमजोर। जैसे देखिए CH3COOH, ठीक है। इसको हम लोग आसान भाषा में अगर बोलते हैं तो देखिए मैथेनोइक अम्ल बोला जाता है। मैथेनोइक, एथेनोइक आप लोग बोलते हैं। अभी एक चैप्टर पढ़िएगा आगे चल के, कौन सा, यही अगर कार्बन है उसके यौगिक में पढ़िएगा तो लास्ट में COOH लगेगा तो ओइक एसिड में आता है। तो देखिए CH3COOH लैक्टिक अम्ल, ये अम्ल आप ज्यादातर अम्ल खाते हैं, इस अम्ल को आप ज्यादातर खाते भी हैं। लैक्टिक अम्ल जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दूध और दही में मिलता है, तो इस अम्ल को आपको नुकसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत कमजोर अम्ल होते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते नहीं है। फिर देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल आपको ज्यादातर पाया जाता है टमाटर में। आप टमाटर खाते हैं, थोड़ा खट्टा लगता होगा, और जब खट्टा लगता होगा तो आप मुंह में जाने से जलन नहीं होता होगा, तो इसका मतलब उसमें अम्ल है लेकिन ज्यादा प्रबल नहीं है। कैसा, दुर्बल। लैक्टिक अम्ल जैसे दही में मिलता है तो आपको उतना खराब नहीं लगता होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होता होगा। ऑक्जेलिक अम्ल अम्ल है, आपको टमाटर में मिलता है लेकिन उससे आपको कोई दिक्कत होता नहीं है। अब यही देख लीजिए, हम लोग दो तरह के जब लैब यूज करेंगे, आपको प्रैक्टिकल हम खुद करके दिखाएंगे, तो देखिए दो तरह का अम्ल का उपयोग करने सीखेंगे, एक सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। सांद्र का मतलब क्या होता है, अपना भाषा में समझिए, गाढ़ा। वैसा अम्ल जिसमें अम्ल अधिक होता है और पानी बहुत कम होता है, जिस वैसा देखो वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है और जल की मात्रा क्या होता है, बहुत कम, अल्प अल्प मात्रा होता है, मतलब जल की मात्रा अल्प मात्रा में होता है, अल्प मतलब बहुत कम होता है। लेकिन सोचिए अगर आपके पास एसिड दे दिया जाए 2 बूंद और उसमें पानी मिलाते जाएं तो पानी उस तेजाब में या उस अम्ल में अम्ल का मात्रा कम हो जाएगा और जल की मात्रा क्या हो जाएगा, अधिक। तो तनु अम्ल हम लोग इसीलिए ज्यादा लैब में प्रयोग करते हैं बच्चों के साथ, हम लोग जब लैब में दिखाते हैं बच्चों को इसीलिए प्रयोग करते हैं तनु अम्ल को, ताकि वो कहीं अगर पड़ जाए शरीर में तो उतना नुकसान करे ना, पहले बच्चे लोग सीख जाए तनु अम्ल के साथ। उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अम्ल मतलब सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल आपको जल्दी नहीं मिलता है, ज्यादातर हम लोग अम्ल देते हैं टीचर के नाते स्टूडेंट लोग को, तो थोड़ा देते हैं और उसमें पानी मिलाया जाता है। तो जब पानी मिला देते हैं तो वही सांद्र अम्ल से कौन सा अम्ल हो जाता है बाबू, तनु अम्ल। जब हम लोग का शीशे में मिलता है, जो हम लोग लैब से लाते हैं दुकान से खरीद के, तो सांद्र अम्ल होता है, लेकिन जब तुम लोग को देते हैं तो कौन सा देते हैं, तनु अम्ल। ठीक है, तो तनु क्या होता है, जब पानी की मात्रा मिला देते हैं तो अम्ल तनु अम्ल हो जाता है, और जिसमें पानी का मात्रा बहुत कम होता है, ज्यादा अम्ल होता है, उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। अम्ल के बारे में समझ में आ गया, ज्यादा नहीं 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे जितना टॉपिक क्लियर होगा। अब देखिए क्षारक क्या है, अब अगला पढ़ने जा रहा है टॉपिक क्षारक। पहले अम्ल के बारे में देख लिए, अब ऐसे पॉइंट के फॉर्म में नोट कीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए दुर्बल अम्ल अगल बगल एग्जाम्पल बहुत मिलता है। लैक्टिक अम्ल जो दूध दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम लोग का पेट में होता है, खाना पचने के लिए यूज किया जाता है, हम लोग का पेट में भी अम्ल बनता है, और इसीलिए देखिए आप कभी भूखे रहते हैं तो पेट में जलन देता है, क्योंकि वो खाना के साथ मिलके खाना नहीं खाते या पानी नहीं पीते हैं तो वो कैसा प्रबल अम्ल होता है और शरीर में पड़ता है तो नुकसान हो जाता है, सांद्र अम्ल टाइप का। लेकिन आप पानी पीते रहते घूट घूट या खाना खाते रहते तो अम्ल खाना में मिल जाता है, जिससे आपको नुकसान होता नहीं है। अब देखिए क्षारक क्या होता है, तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं बाबू, कड़वे। कड़वे मतलब तीता, है ना। कौन, क्षारक। ये लाल लिटमस को, कौन, ये लाल लिटमस होता है उसको क्या कर देता है, नीला। ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला। वो नीला को लाल कर देता है कौन, क्षारक, ये लाल को क्या कर देता है, नीला। ये जलीय विलयन को, आप बोले कंफ्यूजन हो रहा है, नीला को लाल, लाल को नीला, तो फिर बोले जब तेजाब किसी के ऊपर फेंकिएगा तो गुस्से से लाल हो जाएगा, उसी तरह समझिएगा कि किस में ऐसा फेंकेंगे जो लाल हो जाएगा, तो नीला में फेंकेंगे तेजाब तो लाल हो जाएगा, और लाल को तो नीला नहीं कर पाएगा कौन, अम्ल। वो लाल को लाल ही रहने देगा, लेकिन ये लाल को क्या कर देगा, नीला। और ये जलीय विलयन में कैसा आयन देता है बाबू, तो सबको पता है कैसा आयन, OH+ या OH- आयन, तो OH- आयन हमेशा कौन सा आयन, OH-
H माइनस आयन, है ना, इसका पहचान है। तो H माइनस आयन दिया तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्षारक। अब देखिए क्षारक में भी बहुत, जिस तरह वहाँ अम्ल में भी दो तरह का अम्ल देखें, प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब जिसमें अधिक बल हो, जिसमें क्षारीयता का गुण बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत अधिक कड़वा हो, बहुत अधिक। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अधिक कड़वा होता है, तो ये कैसा अम्ल हो जाएगा, प्रबल। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्यों, देखिए सोडियम का मतलब Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, K का मतलब पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम, Ca का मतलब कैल्शियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैसा कैसा क्षारक है, प्रबल क्षारक है। लेकिन अगर यही देखते हैं दुर्बल क्षारक, तो दुर्बल क्षारक में क्या आ जाता है, NH4OH, NH4OH। ये कैसा क्षारक है, दुर्बल क्षारक। अब आप लोग को बहुत एक नए नए टर्म मिलेंगे। अब टर्म कैसे मिलेंगे, क्षार या अल्कली। आप इंग्लिश से परहेज मत कीजिएगा, कंपटीशन में कभी कभी क्षार को अल्कली लिख देता है ना। जैसे लवण को कभी कभी सोल्ट लिख देता है, आपको समझ ही नहीं आएगा। हम पढ़े तो लवण, यहाँ दे दिया। जैसे आप लोग कभी कभी पैरामेडिकल का एग्जाम दीजिएगा, या आप कभी आकांक्षा का एग्जाम दीजिएगा जो झारखंड में होता है ना, उसमें कभी कभी ना क्षार की जगह अल्कली लिख देता है, तो क्षार को इंग्लिश में अल्कली बोलते हैं। तो क्षार क्या होता है, तो देखिए जल में घुलनशील क्षार को, देखो क्षार और क्षार क्या होता है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। क्षारक क्या होता है, तो क्षारक का मतलब आप समझते हैं। देखिए हम दूसरा कलर से थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन ना करें, है ना। देखिए क्षारक, अभी हम क्षारक के बारे में पढ़े ना, तो क्षारक और क्षार कब बोलेंगे, क्षारक क्या है, क्षार क्या है। तो जब देखो जल में घुलनशील क्षारक को, वैसा क्षारक, कोई भी वैसा क्षारक जो स्वाद में कड़वा हो, समझिए, जल में घुलनशील क्षारक को, जल में कैसा घुलनशील, तो अगर वैसा क्षारक जो जल में घुल जा रहा है उसे क्षार कहते हैं। अगर जल में जहां घुला, कोई भी क्षारक अगर जल में घुल गया तो उसे क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार। छाप, कोई बहुत सारा टीचर इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता या बता नहीं पाता अंतर क्या है। क्षारक बोलता है क्षारक और क्षार एक ही है, नहीं भाव, बहुत सारे क्षारक ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं और बहुत सारे क्षारक ऐसे हैं जो जल में घुलते नहीं हैं। जैसे बहुत सारे क्षारक हैं जो जल में नहीं घुला, और बहुत सारे क्षारक हैं जो जल में घुल गया, तो जहां जल में घुला वो क्षार कहलाएगा, जो जल में नहीं घुला वो क्षारक ही रहेगा। तो देखिए क्षार क्या होता है, जो जल में घुल जाता है। तो देखो जल में कौन कौन घुलता है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम एक धातु होता है जो बहुत मुलायम होता है। अगर वो उसको हम पानी के संपर्क में जलाते हैं या ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं तो जल जाता है, तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और हाइड्रोक्साइड का जैसे निर्माण किया, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्साइड के उसमें पानी में घुलते थे, देखिए पूरा उसका जो राख है सोडियम का, है ना, वो पूरा पानी में घुल जाएगा। उसी तरह पोटेशियम भी सेम यही कहानी है। पोटेशियम का भी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जल में घुलनशील है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जल में घुलनशील है, ठीक है। अब आगे देखिए लवण क्या होता है। देखिए अभी लवण हम इसीलिए बोले, लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं ना। लवण क्या होता है, तो जब लवण कैसे बनता है, तो देखिए कॉमा देके लिख दिया, लवण जब अम्ल और क्षारक की परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। जब अम्ल, एक गिलास में अम्ल और एक गिलास में क्षारक रखे, दोनों एक साथ को मिला देते, क्या किसका निर्माण कर देगा, लवण। और सबसे ज्यादा हम लोग का जान पहचान का लवण जो है हमेशा यूज करते हैं, कौन है, सोडियम क्लोराइड, और कौन है, पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और कौन, पोटेशियम क्लोराइड, जो ज्यादातर हम लोग लवण यूज करते हैं ना। चलिए सूचक क्या होता है, तो देखिए सूचक क्या होता है, तो कोई भी वैसा पदार्थ, जो कोई भी वैसा पदार्थ, आसान भाषा में समझिए, सूचक मतलब सूचना देने का काम करता है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल है या क्षारक उपस्थित है। कोई भी अगर विलयन है तो बार बार आप चाट के नहीं ना देखिएगा, चेक करके नहीं देखिएगा जिप से कि खट्टा लग रहा है कि तित्ता लग रहा है। कोई ऐसा चीज होगा जिससे आपको नुकसान हो जाएगा, तो आपको चेक करके ही बताना पड़ेगा कि अम्ल है क्षारक है, लेकिन आप टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो कोई भी विलयन अम्ल है कि उसका स्वाद अम्लीय है या उसका स्वाद क्षारीय है, कैसे पता चलेगा, उसका उपस्थिति दिखाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सूचक का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर बताता है कि ये क्या है। तो सूचक बहुत टाइप के होते हैं। रंग वाला, इनका रंग के आधार पर रंग वाला सूचक होता है जो रंग परिवर्तन करके सूचना देता है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय। जैसे रंग सूचना करके दे रहा था, कैसे नीला लाल हो जा रहा था, लाल नीला हो जा रहा था, तो ये रंग वाला सूचक भी है। और कुछ गंधीय सूचक भी होता है। गंधीय सूचक मतलब जो गंध के माध्यम से देता है। तो देखिए कुछ रंगीय सूचक होता है और कुछ गंधीय सूचक होता है, आगे देखेंगे। सूचक के प्रकार, तो देखिए सूचक के प्रकार हम अभी देखने जा रहे हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक होता है जो हमें प्राकृतिक खुद मिलता है, प्राकृतिक सूचक। कुछ कृत्रिम सूचक होता है जिससे हम खुद बनाए हैं, और कुछ कैसा सूचक होता है, गंधीय सूचक, जो गंध के द्वारा हम लोग को सूचना मिलता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखिए इसको हम फ्लो चार्ट को बढ़िया से अगला वीडियो अगला सीरीज में बताएंगे। अभी के लिए थैंक यू। अभी इतना ही पढ़िए, अच्छे से इसको रिपीट कीजिए, एक बार नहीं तो दूसरा बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ध्यान है
इस अगला वीडियो फिर आ जाएगा इसी के पार्ट के साथ। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, साइंस वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल पे। चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए, थैंक यू। आप लोग से कोई इसमें कुछ नहीं लिया जा रहा है, अच्छे से पढ़िए, बस रिजल्ट अच्छा कीजिए। थैंक यू।